Assalamu alaikum. My name is Misha and the topic which I am going to present is meiosis. Meiosis जो है ये बेसिकली एक्सटेंशन है हमारे पिछले टॉपिक की जिसमें हम सेल डिवीजन को डिस्कस कर रहे थे. इट इज अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now the question arises, what is sexual reproduction and what are its requirements? So sexual reproduction is a type of reproduction in which both parents are involved and they contribute equally to generate a normal generation. अब मेल और फीमेल्स जो हैं इसमें अपने जिन सेल्स के जरिए कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम गैमीट्स कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में इन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है. मेल जो है अपने स्पर्म्स के जरिए और फीमेल अपने एग के जरिए कंट्रीब्यूट करती है और इन्हें कलेक्टिवली हम गैमीट्स कहते हैं. अब एक चीज जो है वो क्या कि गैमीट्स के अंदर हमेशा हमें जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ नजर आता है बॉडी के ऑर्डिनरी सेल्स या सोमेटिक सेल्स की निस्बत. ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोमल नंबर अपने पेरेंट्स के जैसा ही मेंटेन रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. सो इस काम के लिए ज़रूरी है कि गैमीट्स का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ हो, बिकॉज गैमीट्स के यूनाइट होने से नेक्स्ट जनरेशन ने इवॉल्व होना है. इन केस अगर गैमीट्स भी डिप्लॉयड होते तो इनके यूनियन के रिजल्ट में कभी भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट ना होते, हमेशा टेट्रापोलाइडी या पॉलीपोलाइडी जनरेट होती. इसलिए गैमीट्स मस्ट हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सो दैट व्हेन दे ज्वाइन जो नेक्स्ट जनरेशन इवॉल्व होगी वो हमेशा डिप्लॉयड होगी. इसी तरह इस चीज को मेंटेन रखने के लिए गैमीट्स का क्रोमोसोमल नंबर हाफ करने के लिए हमें किसी ऐसी डिवीजन की जरूरत है जिसमें क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट ना हो. जैसा कि माइटोसिस में हमने देखा था कि क्रोमोसोमल नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमें माइटोसिस की बजाय एक नई डिवीजन की जरूरत थी. तो यहाँ पर नेचर ने मियोसिस को इवॉल्व किया. अब मियोसिस एक ऐसी स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ. तो अब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड हैं जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे थ्रू मियोसिस तो गैमीट्स का नंबर हाफ होके इनकी पोलाइडी हाफ होके हैप्लॉइड हो जाएगी और इनके क्रोमोसोमल नंबर को हम 1n से या सिंपल n से भी डिनोट करेंगे. नेक्स्ट आ जाती है फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? बेसिकली यूनियन ऑफ गैमीट्स को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. मेल अपने स्पर्म्स के जरिए फीमेल के गैमीट्स को फर्टिलाइज करता है और एक सिंगल सेल ओरिजिनेट होता है जिसे हम कहते हैं जिसकी पोलाइडी जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि मेल जब अपने स्पर्म्स के न्यूक्लियस फीमेल के अंदर इंजेक्ट करेगा, फीमेल के एग के अंदर इंजेक्ट करेगा, तो फीमेल के जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाएगा. अब इस फीमेल के एग को हम एग नहीं कहेंगे बल्कि ये जाइगोट है और इसकी जो पोलाइडी है वो अब हैप्लॉइड नहीं रही, वो डाइप्लॉइड हो चुकी है. ठीक है. इस तरह के प्रोसेस को यूनियन ऑफ गैमीट्स को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं या इसे हम सिंगैमी भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इस लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस डिवीजन जो है वो फॉरन इंटरफेज के G2 फेज के बाद स्टार्ट हो जाती है. इंटरफेज के दौरान एस फेज जो आता है उसमें डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है. एक दफा की रेप्लिकेशन मियोसिस के दोनों स्टेजेस को या कंप्लीट मियोसिस को परफॉर्म करने के लिए काफी है. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि मियोसिस जो है उसमें न्यूक्लियस एक दफा डिवाइड नहीं होता बल्कि कैरियोकाइनेसिस दो दफा परफॉर्म होती है. मतलब मियोसिस बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. पहले हिस्से को हम मियोसिस 1 और दूसरे को हम मियोसिस 2 कहते हैं. इन दोनों हिस्सों के दौरान जो सेल है या न्यूक्लियस है वो दो दफा डिवाइड होता है और एट द एंड हमें चार डॉटर सेल्स मिलते हैं. मियोसिस 1 के रिजल्ट में भी दो सेल मिलेंगे और ये दोनों सेल फर्दर आप अपने साथ दो दो सेल और इवॉल्व करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट में हमें चार सेल मिलेंगे. लेकिन वन थिंग विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज दैट कि जो एंड रिजल्ट होगा, जो चार डॉटर सेल मिलेंगे उनके अंदर अब हमें पिलॉइडी जो है वो हाफ नजर आएगी. मतलब ये हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड नहीं होंगे. और एक और चीज जो यहाँ पर नोटिसेबल है वो ये कि चारों जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं. इनके अंदर सिमिलैरिटी नजर नहीं आती. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस.
For further elaboration, we will discuss the first nuclear division of meiosis, which is known as meiosis one. इसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फेज इसका भी प्रोफेज वन है, जिसको आगे हमने 5 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है. ये काफ़ी लंबा फेज होता है. इसका पहला जो स्टेप है या पहला जो स्टेज है उसे हम लेप्टोटीन कहते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द meiosis और एनी सेल डिवीजन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लूज फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में, इनविजिबल सी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. तो जब लेप्टोटीन फेज स्टार्ट होगा, क्रोमाटिन के अंदर इस न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग होगी, जिसके रिजल्ट में क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप. और एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, वो ये है कि ये चीज ज़हन में रखनी है कि मियोसिस एक डिप्लॉइड सेल में हो रही है, और एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 क्रोमोसोम फादर से और 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं. मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है एक डिप्लॉइड सेल के अंदर. लेकिन अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो आपके पास 23 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, और हर टाइप के क्रोमोसोम आपके पास 2 होते हैं. तादाद, एक तरह के क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? 2. तो एक जो सेट है टोटल आपके पास वो 23 क्रोमोसोम का है, और दूसरा सेट आपके पास 23 क्रोमोसोम का है. ये दो 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, यही मिलके एक सेल को डिप्लॉइड बनाते हैं. ठीक है, एक सेट हैप्लॉइड, दूसरा सेट हैप्लॉइड कहलाता है. ठीक है, मतलब दो हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड बनाते हैं. तो यहाँ पर इसी तरह पोलॉइडी की बेसिकली अगर हम देखें डेफिनेशन इसी तरह से है कि सेट्स ऑफ, ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने हैं. तो आप डिप्लॉइड इसलिए हो क्योंकि आपके पास एक तरह के दो सेट्स मौजूद हैं, 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम. एक सेट फादर से आता है तो एक सेट आपकी मदर से आता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब होता क्या है कि हर जो क्रोमोसोम है आपकी बॉडी में, उसकी एक कॉपी मौजूद होती है जो कि उससे बहुत मिलती जुलती होती है. अब ये कॉपी, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ये कॉपीज जो हैं, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर. इन्हें क्यों सिमिलर कहा जाता है? क्योंकि इनमें सेम टाइप्स ऑफ जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. मिसाल के तौर पर आप कह लो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2 आर होमोलोगस क्रोमोसोम. वन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद होंगे, जिन ट्रेड्स के जीन मौजूद होंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर भी उन्हीं ट्रेड्स के ही जीन्स मौजूद होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर आपके हेयर कलर का जीन मौजूद है, तो नंबर फर्स्ट जीन, इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर भी आपके हेयर कलर का ही जीन होना चाहिए या होगा. हाँ, अब ये हेयर कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर ब्लैक कलर के जीन हो सकते हैं, ब्लैक कलर के हेयर के जीन हो सकते हैं, और क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर ब्राउन कलर के हेयर जीन्स हो सकते हैं. ठीक है, तो अब ये ट्रेड्स जो हैं ये सेम है, मतलब सेम कैरेक्टर के जीन आ रहे हैं, वो कैरेक्टर डिफरेंट हो सकता है, कलर डिफरेंट हो सकता है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आइडेंटिकल नहीं है, ये सिमिलर है, मिलते जुलते हैं. तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके ऊपर सेम ट्रेड्स के जीन होते हैं, जिन क्रोमोसोम्स की लेंथ सेम होती है, जिनका स्टेनिंग पैटर्न सेम होता है, जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं. इस फेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से करीब आ जाते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज 1 का, दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन. इस फेज के अंदर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अब बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के सामने, आमने सामने खड़े हो जाते हैं. इस आमने सामने खड़े होने की बजाय इसको आमने सामने खड़े होने को आप क्या कहते हो? साइनेप्सिस कहते हो. ठीक है, बुक्स में ये चीज आपको ऐसे दिखाई जाती है जैसे इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया हुआ है. एक्चुअली होता ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं. ठीक है, और इस आमने सामने खड़े होने के दौरान इनके दरमियान में कुछ कह ले कि बॉन्डिंग सी हो जाती है. अब इस स्टेज पर जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के पास क्योंकि दो क्रोमाटिड्स मौजूद हैं, तो जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो टोटल तादाद क्या होगी क्रोमाटिड्स की? 4. इस निस्बत से इसको हम टेट्राड कहते हैं. ठीक है, एक टेट्राड या बाइवेलेंट सिचुएशन आपको नजर आती है यहाँ पर. ठीक है,
अब ये जब एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं तो इनके दरमियान में एक कम्प्लेक्स सा जनरेट होता है, एक ब्रिज सा जनरेट होता है, या बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक कम्प्लेक्स जो जनरेट होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स और आरएनएज मौजूद होती हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ स्टक कर देती हैं, वो हिलजुल नहीं सकते। ऐसा क्यों जरूरी है, ये नेक्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाएगा जब क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, तो बहरहाल जाइगोटीन तक क्या हुआ है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान इनकी दोनों दोनों क्रोमाटिड्स जो हैं, जब जैसे मिसाल के तौर पे जब आप एक दूसरे से गले मिलते हो तो एक दूसरे को जिस तरह से एम्ब्रेस करते हो, बिल्कुल क्रोमोसोम भी एक दूसरे को ऐसे ही एम्ब्रेस कर लेंगे जैसे गले मिल रहे हैं। तो इस दौरान इनके दरमियान में जो कह लें कि ग्लू की तरह इनको चिपकाने के लिए जो चीज जो कम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स, और जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स एंड आरएनएज मौजूद होती हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बिल्कुल एक दूसरे के सामने और स्टक करके खड़ा कर देते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस इज पैचेटीन, और ये बड़ी कम्प्लेक्स और क्रिटिकल फेज है। पैचेटीन के अंदर बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होती है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर ही बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके लिए सिनेप्सिस का होना जरूरी था। अब होता क्या है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करती हैं। फर्स्ट थिंग विच नीड्स टू बी एलेबोरेट इज व्हाट आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बेटे, एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है, और एक क्रोमोसोम की ही दोनों क्रोमेटिड्स को हम आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। बट दो डिफरेंट क्रोमोसोम से बिलोंग करने वाली क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। तो ड्यूरिंग सिनेप्सिस जब दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, तो इनके जो चिपके भी हुए हैं साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स की वजह से, तो इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक या एक से ज्यादा जगहों पर आपस में अपने सेगमेंट्स इंटरचेंज करती हैं या एक्सचेंज करती हैं। ये सेगमेंट्स छोटी लेंथ के और बड़ी लेंथ के किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो पॉइंट जहां से ये अपना मटेरियल एक्सचेंज करती हैं या इंटरचेंज करती हैं, उस पॉइंट को हम क्याजमेटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इनका जो मटेरियल है वो फ्यूज होता है, और उसके बाद आफ्टर फ्यूजन कह लें कि ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्याजमेटा। ठीक है, तो आफ्टर क्याजमेटा फॉर्मेशन जब इनके मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं तो नए रिकम्बिनेशन जनरेट होते हैं। कैसे? अगर क्रोमोसोम नंबर 1 मिसाल के तौर पर अपने आखिर के 4 जीन्स बदल रहा है क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ, तो क्रोमोसोम नंबर 2 के 4 जीन क्रोमोसोम 1 का हिस्सा बन गए हैं, और क्रोमोसोम नंबर 1 के 4 जीन क्रोमोसोम 2 का हिस्सा बन गए। अब दोनों क्रोमोसोम्स की जो पहले मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन थी या जो पहले से जो इनका कॉम्बिनेशन था, उसमें 4 डिफरेंसेस आ गए, 4 डिफरेंट तरह के जीन्स ऐड हो गए हैं, या उनके जीन्स जो हैं वो बदल गए हैं। और इस बदलने की वजह से अब जो नए इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इवॉल्व हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? रिकम्बिनेशंस। तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट रिकम्बिनेशंस इवॉल्व, जिसके रिजल्ट में नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नई जनरेशन में देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज द बिग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और पैचेटिन स्टेज। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने पेस्ट की है, इसको अगर गौर से देखें, यहाँ पर दो डिफरेंट कलर्स में दोनों क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है जो एक टेट्राड की फॉर्म में मौजूद हैं। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके दरमियान में कलर डिफरेंशिएशन के जरिए ही क्याजमेटा भी दिखाने की कोशिश की गई है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, इसको आप देख लो, ये पर्पल कलर में, और बी जो है या 2 जो है वो रेड कलर में या सॉरी पिंक कलर में मौजूद है। इन दोनों के जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं ये भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 1 जो है वो अपनी एक टांग या अपना आधा क्रोमेटिड 2 को दे रहा है। तो रिजल्ट में आपको नीचे रिजल्ट शो होगा कि एंड पर आपको ये डिफरेंट कलर्स के टांगों से इनको नजर भी आ रहा है किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हुई है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया, रिकम्बिनेशंस करवाना ही हमारा मकसद था, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में नए रिकम्बिनेंट्स इवॉल्व करवाना ही इसका मकसद था। नेक्स्ट क्या होता है कि अब जब ये मकसद पूरा हो जाता है तो ये जो क्रोमोसोम्स का पेयर है ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर देता है, एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। इस सेपरेशन के दौरान सबसे पहले साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स इनके दरमियान से डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। आफ्टर डिसअपियरेंस आपको इनकी जो सेपरेशन है वो
स्टार्ट होती नजर आएगी, बट स्टिल इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कियाज्मेटा के पॉइंट से अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। हाँ, इनके अंदर से साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो फिर इसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है प्रोफेज 1 की, दैट इज कॉल्ड डायाकाइनेसिस। और डायगोनासिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो फुली कंडेंस हो चुके होते हैं, उनके अंदर क्वाइलिंग और रिक्वाइलिंग अपनी पीक पर पहुंच जाती है। और उसके बाद इनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब सेपरेट हो जाते हैं, क्याज्मेटा भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और फाइनली न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलाइड दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस डायग्राम के जरिए प्रोफेज 1 को मैंने एक ही जगह पर सारे के सारे को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस, ये 5 स्टेजेस यहाँ पर नजर आ रही हैं। फर्स्ट स्टेज में देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये कंडेंस होने स्टार्ट हो रहे हैं प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन के अंदर, और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से करीब आना स्टार्ट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को 2 डिफरेंट कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन फेज में, इसमें सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स भी दिखाया जा रहा है। फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं पैचिटीन के अंदर। फिर डिप्लोटीन के अंदर सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स खत्म हो रहा है, क्याज्मेटा विजिबल है। डायकिनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर हो जाती हैं, क्रोमोसोम ऑलमोस्ट सेपरेट हो जाते हैं। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज 1 की है, और मेटाफेज 1 जो है वो माइटोसिस के मेटाफेज से ही मिलता जुलता है, जिसका फर्स्ट स्टेप है कि सेंट्रियोल्स ओरिजिनेट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एडजस्ट हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं जाके क्रोमोसोम्स के साथ। फर्क यहाँ पर यह है कि माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में मौजूद थे, यहाँ पर क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में मौजूद हैं। तो दोनों पोल्स की तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे वो अपनी अपनी साइड वाले क्रोमोसोम्स के या पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम उनकी साइड पर होगा उसके सेंट्रियोल के सेंट्रोमेयर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, और इनको लाइन अप कर देंगे बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर, और एक इक्वेटोरियल प्लेट सी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है क्रोमोसोम की ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट वो रैंडम है। किसी भी जो कह लें कि ग्रुप का जो क्रोमोसोम है या किसी भी टाइप का जो क्रोमोसोम है उसकी मर्जी है वो अपने आप को कैसे ओरिएंट कर रहा है। इस चीज को यहाँ पर डिफरेंट कलर्स से वाजे करने की कोशिश की गई है कि आप देखें 2 कलर्स में क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया है, रेड और ब्लू, मतलब ये 2 टीम्स बन गई हैं, टीम रेड एंड टीम ब्लू की तरह। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक पोल की तरफ तो पहले दोनों क्रोमोसोम रेड कलर के जो हैं, टीम रेड से जो बिलोंग करते हैं, वो एक पोल की तरफ ओरिएंटेड है, और अपोजिट की तरफ ब्लू क्रोमोसोम्स ओरिएंटेड हैं। जबकि लास्ट क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है जिसमें जो पोल है जहां पर पहले रेड क्रोमोसोम्स अरेंज थे, उसी पोल की तरफ ब्लू क्रोमोसोम्स ऊपर की साइड पर अरेंज है, और नीचे की साइड पर इस डायग्राम के अंदर आपको रेड क्रोमोसोम नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट से सिर्फ मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि क्रोमोसोम्स की जो पेयर है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है, सो दैट नेक्स्ट जब ये डिवाइड होंगे तो ये डिवीजन भी फिर रैंडम ही होगी। आफ्टर मेटाफेज एनाफेज 1 होती है, जो कि बहुत क्रिटिकल और बड़ी कह लें कि इम्पॉर्टेंट फेज है, इसलिए क्योंकि इसके दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है दो ऑपोजिट पोल्स के दरमियान। अब होता यह है कि इनकी सेपरेशन तब स्टार्ट हो जाती है जब जो माइटोटिक स्पिंडल है वो सिमटने लग जाता है सेंट्रियोल्स की तरफ। तो जब ये सिमटने लगता है या ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बैक होने लग जाता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो अपने अपने साइड का जो क्रोमोसोम होता है होमोलोगस पेयर के फॉर्म में जो मौजूद है उसे खींचने लग जाते हैं, और दोनों साइड से जब जोर लगेगा तो दोनों साइड्स की तरफ ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दरमियान से अलग होकर दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनकी जो मूवमेंट है ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो रैंडम है। ऐसा नहीं है कि एक सेट के क्रोमोसोम ने एक ही पोल की तरफ जाना है और दूसरे सेट के क्रोमोसोम ने दूसरे पोल की तरफ ही जाना है। कोई भी होमोलोगस पेयर में से जिस तरह से ये अरेंज रैंडमली हुए थे, इसी तरह से इनकी जो सेपरेशन है, जो इनकी सेग्रीगेशन है, वो भी इसी तरह से रैंडमली ही होगी। और जैसे मिसाल तौर पर इस डायग्राम में ये चीज क्लियर है कि एक पोल की तरफ जो है दोनों कलर्स के क्रोमोसोम जा रहे हैं। ये कलर डिफ्रेंसिएशन इनको दो सेट्स दिखाने के लिए की गई हैं,
क्योंकि आपको पता है कि एक सेल के अंदर दो सेट्स जो है ना वो क्रोमोसोम्स के होते हैं, तो जिनमें एक सेट के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और दूसरे सेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि दो डिफरेंट पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो ये जो सेट्स हैं, ये इनमें से कोई भी क्रोमोसोम रैंडमली किसी भी पोल की तरफ को मूव कर सकता है। After completing anaphase 1, the last phase of meiosis 1 will come, which is known as telophase 1. ये बिल्कुल माइटोसिस के ही टीलोफेज 1 जैसा है। इसके दौरान कुछ चेंजेस आती हैं या कुछ इवेंट्स हैं जिनका मैं आपको जिक्र करती चलूं कि एट द एंड ऑफ एनाफेज दोनों पोल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स डिवाइड होके पहुंच जाते हैं। अब इसके एंड पर, एनाफेज के एंड पर सेल जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है, इलोंगेटेड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके बिल्कुल दरमियान वाले पोर्शन पर कुछ माइक्रोफिलामेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोफिलामेंट्स जिनके अंदर एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती है, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे की तरफ को, सेल के दरमियान वाले पोर्शन में। इनके एक्यूमुलेशन की वजह से सेल दरमियान से पिंच होने लग जाता है, और इस इनवर्ड पिंचिंग को आप क्लेवेज फ्लो भी कहते हो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होती चली जाती है। मीनवाइल दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोलस रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्लेवेज फ्लो के एक्सटेंशन के रिजल्ट में फाइनली एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दरमियान से दो डॉटर सेल्स में कह लो कि ढल जाता है। लेकिन इसके फौरन बाद सेल एंटर हो जाता है एक छोटे से ब्रीफ से गैप फेज के अंदर। इस दो मियोसिस के दरमियान का जो गैप होता है इसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ये जैसे हमने पहले इंटरफेस स्टडी किया था माइटोसिस से पहले, सेम उस तरह का होता है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि इसके अंदर ना एस फेज होगा ना G2 फेज होगा, जस्ट G1 फेज अपना कह लें कि कंप्लीट करेगा, जिसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होगा। और इस दौरान सेल जो है वो अपना थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेगा और अपने कंटेंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ये थोड़ी सी एनर्जी को कंज्यूम करेगा या एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा ताकि नेक्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है उसके अंदर एंटर हो सके। आफ्टर इंटरकाइनेसिस, इस फेज को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एक चीज और देखने को मिलती है कि डीएनए अपने आप को डबल नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारा जो हम लोग मियोसिस का प्रोसेस देख रहे हैं, इसका मेन मकसद ही ये है कि डीएनए को हमने रिड्यूस करना है, इसका नंबर हमने कम करना है, इसीलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अगर इस इंटरफेस के दौरान या इस इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए अपने आप को अगर रेप्लिकेट कर लेता है तो फिर ये सारी जो पीछे की एफर्ट है ये फेल हो जाती है, डीएनए का नंबर फिर से जो है वो बढ़ जाता है, वो डिप्लॉयड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने डीएनए का नंबर रिड्यूस करना है, इसकी पोलैरिटी को रिड्यूस करना है। दैट इज वाई सेल जो है एस फेज के अंदर नहीं एंटर होता, बल्कि इसके बाद सीधा डायरेक्टली वो मियोसिस 2 के अंदर एंटर हो जाता है। The second nuclear division is also known as meiosis 2, और meiosis 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस ही है, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। वो क्या है कि अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, जबकि माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आगे चार ही फेज हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और एट द एंड टीलोफेज 2 के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, तो फाइनली मियोसिस के रिजल्ट में, इस मियोसिस के रिजल्ट में, जो मियोसिस 1 के रिजल्ट में दो सेल बने होते हैं, हर सेल जो है अपने साथ दो न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 4 हो जाएंगे, और ईच डॉटर सेल इज हैप्लॉइड। और इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा कि उसने आगे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवानी है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करें। ऐसे तमाम सेल्स जो इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम गैमीट्स कह रहे हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, एग्स एंड स्पर्म्स। This is the diagrammatic elaboration of meiosis, in which both the meiotic division can be seen clearly. At first अगर आप देखें तो meiosis division आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो homologous chromosomes हैं, जिनका पेयर है, ये पेयर जो है ये एट एनाफेज सेपरेट हो रहा है और ऑपोजिट पोल्स की तरफ, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और दूसरा दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। फाइनली दो सेल्स हमें मिल रहे हैं एज अ प्रोडक्ट आफ्टर मियोसिस 1, और ये दोनों सेल्स जो हैं आफ्टर मियोसिस 2 फर्दर फिर दो दो सेल्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फाइनली आफ्टर बोथ फेजेस
हमें ओवरऑल 4 सेल जो हैं वो मिल रहे हैं एक सेल से। तो ये जो है इनको हम ये जो फाइनली हासिल हो रहे हैं 4 सेल, इन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। और इन्हीं इन्हीं गैमीट्स को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एग्स और स्पर्म्स। मियोसिस हमें बॉडी के अंदर कहाँ नजर आती है? ड्यूरिंग गैमीट्स प्रोडक्शन हमें मियोसिस नजर आती है, हमारे गोनेड्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम दो प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फिनोमेना इज स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच इज द प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म थ्रू मियोसिस। जब एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर, जब जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उनके अंदर जब मियोसिस होगी तो उसके रिजल्ट में हमें हैप्लॉयड स्पर्म्स मिलेंगे जो कि जिनकी तादाद 4 होगी। शुरुआत में ये स्पर्म्स इमेच्योर होते हैं, लेकिन जब ये फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो इनके ये मेच्योरिटी भी गेन कर लेते हैं और लोकोमोशन के काबिल भी हो जाते हैं। इसके बाद ओजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ मेच्योर ओवम और एग इज नोन एज ओजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 हमें मिलते 4 सेल ही हैं, लेकिन उन 4 सेल्स में से एग सिर्फ एक होता है और बाकी 3 जो है वो पोलर बॉडीज होती हैं जो कि डीजेनरेट हो जाती हैं बाद में। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे हम मैमल्स के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है कि जो एग है वो अपने मियोसिस 2 तो कंप्लीट कर लेता है, सॉरी मियोसिस 1 तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर जो सेकंड स्टेज है मेटाफेज 2, उसके अंदर ये हाल्ट स्टेज में मौजूद होता है जब तक कि कोई स्पर्म आके इसकी एक्सटर्नल लेयर्स को पेनिट्रेट करना स्टार्ट ना करे। जैसे कोई स्पर्म आके इसकी लेयर्स में पेनिट्रेशन स्टार्ट करता है, एग ट्रिगर हो जाता है फौरन और अपने बाकी की तमाम जो मेटाफेज के बाद की स्टेजेस हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद एक मेच्योर एग की फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, साथ एक पोलर बॉडी बनती है। और जो पोलर बॉडी है ये डीजेनरेट हो जाती है और एग जो है वो फर्टिलाइज होके जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर अपलोड किया जाएगा।